स्टेट। और मुस्कान जो है ये कोरोना में दीपेंद्र जी की टीम के हिस्सा होते हुए, कोऑर्डिनेटर होते हुए इन्होंने बड़ा काम किया है। और आज भी जो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उपलब्ध हुए हैं 10, ये हमारी बेटी मुस्कान के प्रयत्नों से, टीम दीपेंद्र के प्रयत्नों से, दीपेंद्र एमपी के राज्यसभा के प्रयत्नों से हुए। मैं सबसे पहले माननीय राज्यसभा सदस्य का धन्यवाद करूंगा, दीपेंद्र जी का और टीम दीपेंद्र का, जिन्होंने करनाल जिले में जब ये ज्ञात हुआ कि विभिन्न CHCs और PHCs में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अवेलेबल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, कल्पना चावला में हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो CHCs PHCs हैं वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से हर पेशेंट को करनाल आना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए और इलाज के लिए। तो ये फैसला हुआ है कि 2 कॉन्सेंट्रेटर्स असंध, भला, घरौंडा, नीसिंग और इंद्री CHCs के अंदर टीम दीपेंद्र द्वारा अवेलेबल कराए गए हैं। और हमारे इन खंडों के सम्मानित नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और हमारी बेटी मुस्कान भी इन कॉन्सेंट्रेटर्स के साथ विभिन्न CHCs में जाएंगे और उनको हैंड ओवर करेंगे। कोरोना की महामारी से सारा देश ग्रस्त है, त्रस्त है। एक ऐसा समय था जब सरकार की ना तजुर्बेकारी से, सरकार की गफलत से, सरकार की इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर से ऑक्सीजन के लिए मारामारी थी। हजारों लोग मारे गए इसलिए कि ऑक्सीजन समय पर नहीं मिली। फिर दूसरा फेज आया कि दवाइयों की किल्लत हो गई, काला बाजारी हो गई, कॉन्सेंट्रेटर्स नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे। फिर तीसरी स्टेज आई मिसमैनेजमेंट की। गवर्नमेंट जहां जहां मैनेज करना चाहिए था वहां मैनेज ना करके और किसी और काम में लग गई, जिसकी वजह से कोरोना पर जिस प्रकार से सेकंड वेव आई उस पर काबू पाया जा सकता था, वो काबू पाने में असमर्थ रहे। हम कांग्रेस के लोग सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार पहले की तरह निश्चिंत न हो, पहले की तरह लापरवाह और गफलत में ना जाए। तीसरी वेव अगर आती है उसके लिए अभी से तैयारी करें ताकि लाखों जानों को बचाया जा सके, हजारों लोगों को बचाया जा सके। क्या खर्चा नहीं होता है। दूसरी बात कोरोना से हटकर जो आप सबको भी महसूस होती होगी कि कीमतें आकाश को छू रही। देश की जीडीपी डूब गई। पिछले 40 साल में इतनी जीडीपी कभी नहीं डूबी थी, अब डूब चुकी। लेकिन कीमतें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें,
खाने की वस्तुओं की बात करें, खाने के सरसों के तेल की बात करें जो गरीब इस्तेमाल करता है, 200 रुपए लीटर सरसों का तेल, दालों के भाव, हर चीज जो कॉमन मैन, अब ये नहीं कह सकते कि मोटरसाइकिल गरीबों के पास नहीं, सबके पास, हर चीज का भाव बढ़ गया है। कोरोना की आड़ में सरकार का प्रोपेगेंडा कोरोना पर केंद्रित है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो असली मुद्दा है कोरोना के साथ साथ, तो देश की फेल होती अर्थव्यवस्था, देश की फेल होती हुई सरकार और बढ़ती हुई कीमतें। ऐसी परिस्थिति में बड़े गंभीर परिणाम देश के सामने आएंगे। देश संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस के लोगों ने बार बार चेतावनी दी है, लेकिन सरकार का समझ में नहीं आ रहा है सरकार की क्या बुद्धि है, क्या सोच है, क्या समझ है, किस ओर देश को ले जाना चाहती है, किस ओर खुद जा रहे हैं। सरकार एक आरोप लगाती है, अगर हम बढ़ती हुई कीमतों की बात करते हैं तो सरकार आरोप लगाती है कि कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति तो हम करते हैं भाई, जो तुम कर रहे हो वो क्या है? तुम पर्दा डाल रहे हो, पर्दा डालने की राजनीति कर रहे हैं। हम उजागर करने की राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति करते हैं, स्वस्थ राजनीति करते हैं, स्वच्छ राजनीति करते हैं। आपकी तरह राजनीति नहीं करते। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार का यह आरोप कि कांग्रेसी राजनीति कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस राजनीति कर रही है। अरे इस बात का जवाब दो कि ऑक्सीजन क्यों नहीं थी, दवाइयों में ब्लैक मार्केटिंग क्यों हुई, रेमडेसिविर और टोक्लिजुमैब ये क्यों नहीं अवेलेबल था। अब ब्लैक फंगस बढ़ रहा है। ब्लैक फंगस का कारण क्या है हमें पता है। अगर विपक्ष का काम हम इन आवाज को उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम राजनीति कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं राजनीति, लेकिन स्वच्छ सार तथ्यों की राजनीति करते हैं। आपकी तरह जनता को गुमराह करने की राजनीति नहीं करते। अगर हम बढ़ती हुई कीमतों की आवाज उठा रहे हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। यस, हम कर रहे हैं, क्योंकि जनता की कमर तोड़ रही है महंगाई। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मोदी जी का जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला करता था, मुद्दों से भटकाने की राजनीति जो चला करती थी, उसका पर्दाफाश, झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जनता को समझ में आ गया है। बंगाल से शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने असलियत का चेहरा सामने आ जाएगा, आईना दिख जाएगा। देश का मोह भंग हो चुका है। नरेंद्र मोदी से देश का मोह भंग हो चुका है, हरियाणा की भाजपा सरकार से। करनाल की अगर बात करें हम, आप प्रेस के लोग ही ज्यादा पूछते हैं, कहते हैं कि सीएम सिटी है। सीएम तो यहां कभी कभी अवतार के रूप में आते हैं हेलीकॉप्टर से। सिटी तो हमारा है। मुख्यमंत्री ने तो एक 100 गज के मकान पर अपना बोर्ड लगा रखा है, मेरा है। कभी आए वहां ठहरे? कभी जन समस्याएं सुनी है? पिछले 2 साल में एक दिन बता दें मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने अपने क्षेत्र से लोगों की जन समस्याएं सुनी? एक बार। सामान्य जनमानस की पहुंच मुख्यमंत्री तक नहीं है। करनाल का सामान्य नागरिक, जिन्होंने पिछले 7 साल से उनको वोट देकर हरियाणा की उच्चतम गद्दी पर बैठा रखा है, वो आदमी आज मुख्यमंत्री के दरवाजे पर खड़ा नहीं हो सकता।
नतीजा ये निकला कि करनाल का सबसे वरिष्ठ म्युनिसिपल काउंसलर, कॉरपोरेटर सुदर्शन कालड़ा तड़प तड़प कर पीजीआई में दम तोड़ गया। मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर उनको चंडीगढ़ ले जाया गया। चंडीगढ़ ले जाने के बाद वो अस्पताल में एडमिशन और दवाइयों के लिए, अपने जीवन के लिए संघर्ष करता रहा, तोड़ गया। मुख्यमंत्री नहीं मिला। मनोज गौतम एक सामाजिक कार्यकर्ता, उनको इलाज नहीं मिला। वो कितनी संस्थाओं के साथ जुड़े थे। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि हरियाणा में भाजपा की वरिष्ठतम नेता 3 बार मंत्री रही श्रीमती कमला वर्मा अखबार के माध्यम से मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है कि मुझे इलाज करवा दो। ये हाल तो इस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं का है और मुख्यमंत्री मिल रहे हैं प्रधानमंत्री से। तो राजनीति कौन कर रहा है भाई? प्रधानमंत्री को ये कहकर आए हैं मुख्यमंत्री कि हरियाणा में सब ठीक है, सब कंट्रोल है। हमने किसानों की अच्छी लठ से पिटाई की है, वो भी शांत हो गए। उनको भी अकल आ गई हमारी लठ के पिटाई से। बताए हैं प्रधानमंत्री, जरूरत पड़ी तो और भी लठ चलाएंगे। लेकिन सरकार को अपने काले कानून वापस लेने होंगे। किसान के संघर्ष में कांग्रेस उनके साथ है और किसानों का संघर्ष जारी है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चश्मा चढ़ाए आए हैं, अपना जीवन दान ले आए हैं, उनको मुबारक। लेकिन हरियाणा की जनता, करनाल की जनता तड़प तड़प कर मुख्यमंत्री को ढूंढ रही है। मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री संतरियों से घिरे हुए हैं। मुख्यमंत्री तक सामान्य नागरिक की पहुंच नहीं। एक काम बता दें यहां, ऐसा एक काम जो करनाल में मुख्यमंत्री जी ने परिपूर्ण कराया, लॉन्च किया और परिपूर्ण कराया। महाराणा प्रताप देश के महान सपूत के नाम की यूनिवर्सिटी बनी, उसकी 4 दीवारी से ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। कल्पना चावला के नाम से फिर दीनदयाल दंदुक पंडित जी के नाम से एक मेडिकल कॉलेज की बात की गई, यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी से आगे नहीं बढ़ी। कहीं बागवानी की यूनिवर्सिटी, कहीं किसी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन का पत्थर मैंने मुख्यमंत्री का देखा, उसके सामने ही जिस दिन उसकी नींव डाली गई थी उसका पत्थर भी लगा हुआ है। उसकी नींव कांग्रेस के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रखी थी। केवल 3% काम बाकी था जब इनकी सरकार आई, जो इन्होंने पूरा किया और अपना पत्थर लगा दिया। रो रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री कहे हैं प्रधानमंत्री को, एक चुटकुला सुना देता हूं कि एक व्यक्ति की पत्नी कुएं में गिर गई थी। किसी ने अगले दिन पूछा कि तुम्हारी पत्नी कुएं में गिर गई थी, ठीक है ना? बोला हाँ, कल तक तो आवाज आ रही थी, आज तो नहीं आ रही। तो करनाल के लोगों की आवाज कुएं में दबकर रह गई है। हमने कोशिश की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को जगाने की, ताली बजाकर, थाली बजाकर, ऐसे आयोजन होते रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में श्री दीपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम, हमारी बेटी मुस्कान ने भी कोशिश करके, एक नौजवान बेटी है हमारी, कोशिश करके इस तरीके से का किया है दीपेंद्र ने, और हमारे यूथ कांग्रेस के और लोग लगे हैं साथ, सभी से अपने नेतागण यहाँ हैं।
तो ये कॉन्सेंट्रेटर्स हम आज समर्पित कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ आपका बात। सर, आपको लगता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास अपनी कुर्सी बचाने के लिए जाते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ये कहने जाते हैं कि हरियाणा में सब ठीक है, चिंता ना करो आप, क्योंकि प्रधानमंत्री के तीसरी आंख से बचना चाहते हैं, सब ठीक है। तीसरी आंख खुल गई तो मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा? ये तो मुख्यमंत्री जाने उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन हम कांग्रेस के लोग चाहेंगे कि अगले चुनाव तक, हमें डर है इस बात, श्री मनोहर लाल खट्टर ही हरियाणा के मुख्यमंत्री रहें, कहीं उनको बदल ना दें। जैसे उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री को बदला गया आखिरी साल, तो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं मनोहर लाल खट्टर जी के रहते अगले चुनाव में ये चुनाव का नेतृत्व करें। खास वजह? ही इज द इजीएस्ट प्रे। जी, तो तीसरी लहर आ रही है, कोरोना की बता रहे, तीसरी लहर की कोई तैयारी नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी कल कहा, डॉक्टर्स कह रहे हैं, क्या धरातल स्थिति आप मानते तीसरी लहर के लिए? देखिए, तीसरी लहर की बात डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, मीडिया भी कर रहा है, और सारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बारे में अपनी अनुशंसा जाहिर कर रही। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सरकार दूसरी वेव के लिए तैयार नहीं थी, ऐसा ना हो कि तीसरी वेव के लिए तैयार ना हो। सर, इस समय एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वैक्सीनेशन का। कल आपने बयान सुना होगा अरविंद केजरीवाल का और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी। अरविंद केजरीवाल ने एक दिन में 2 लाख वैक्सीन लगा दी और उन्होंने कहा कि हमें और वैक्सीन चाहिए, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सूझबूझ से काम करना चाहिए और 40-50 हज़ार लगाएं ताकि वैक्सीन की कमी ना आए, और दोनों के बीच इस समय वार पलटवार हो रहा है। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल 5 मीडिया एडवाइजर अपॉइंट किए। मेरा सुझाव है उनको कि अपने 9 के 9 मीडिया एडवाइजर्स को बुला के उनकी एडवाइस लेके तब टीवी पे और अखबार में बुला करें, वरना वो ऐसे ही बयान देंगे जैसे इन्होंने कल दिया। सर, आपने जीडीपी की बात की, हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पर आ गया है, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे आ गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो अच्छे दिन क्या आप हमें लाकर दे सकते हैं, या प्रधान ये मुख्यमंत्री हरियाणा हमें वो अच्छे दिन दिखा देंगे? देखिए, 7 साल से श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके अच्छे दिन आए हुए हैं। आम जनता के कब आएंगे? आम जनता से जीडीपी डाउन है, बेरोजगारी है, तेल बढ़ रहा है, भाव बढ़ रहे हैं, खाने की चीजों के विस्तार, उनके कब आएंगे? किसी सामान्य नागरिक से, हम नेताओं की बात तो आप करते हैं, एक दो बार बाजार में निकलिए, किसी सामान्य नागरिक को रोक के उससे उसका हाल पूछिए, गरीब से उसका हाल पूछिए। हम तो उनकी आवाज बन रहे हैं, उनसे पूछिए। इसको 200 रुपए लीटर सरसों जैसा तेल खरीदना पड़ता है, जो कांग्रेस के राज में 39 रुपए लीटर। सर, एक तरफ जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, वहीं दूसरी ओर एक और मुद्दा गरमाया हुआ है, जो नया पार्लियामेंट का निर्माण चल रहा है, करोड़ों रुपए लगाकर पार्लियामेंट तैयार किया जा रहा है। तो वही आपको लगता है कि रुका जा सकता था, पहले स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करके बाद में भी इसका निर्माण किया जा सकता था? क्योंकि इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स आ चुके हैं, इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। सर, एक और बड़ा गंभीर मुद्दा है, प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर कोई बयान नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं, पर मेरा सवाल है, क्या पढ़ाई सिर्फ प्राइवेट स्कूल वालों के लिए ज़रूरी है? अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाने हैं तो सरकारी स्कूल में क्यों व्यवस्थित क्यों नहीं की गई, यानी कि गरीब का बच्चा ना पढ़े? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रश्न आपने उठाया है जी। शिक्षा का जो क्षेत्र है वो विशेष रूप से कोरोना प्रतिबंधों की वजह से प्रभावित है, और सरकार को इस बारे में कदम उठाने चाहिए कि गरीब के बेटे को शिक्षा से दूर ना रहना पड़े। देखिए, बेटी कुछ कहेगी, बोलो। मैं मुस्कान गुप्ता, स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ टीम डिपेंडेंट हरियाणा। कोरोना की सेकेंड वेव को देखते हुए हमने अपना एक इनिशिएटिव चालू किया है, हेल्प इंडिया ब्रीथ के नाम से,
इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने में हमारे फैमिली फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट है। हम उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो आज ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हर करनाल की CHC तक नहीं पहुंच पाते। और अंडर द टीम लीडरशिप ऑफ श्री दीपेंद्र हुड्डा हमारी टीम का ये गोल है कि हम हरियाणा की हर CHC में अपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाएं। और इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को पहुंचाने से जिस गरीब से गरीब की अगर मदद हो सकती है तो क्यों नहीं। और अभी तक हमने हरियाणा के 11 डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाए हैं। आज हम करनाल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कल और परसों हम कुरुक्षेत्र और हिसार में करेंगे। और मेरी आप सभी से यही दरख्वास्त है कि आप अपने मास्क पहन के रखें, अपने हाथ सैनिटाइज करें और सबसे 6 गज की दूरी बना के रखें। और जहाँ तक कोरोना की तीसरी वेव की बात है, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। तीसरी वेव आ सकती है, जैसे कि हमने जापान में सुना है, वहाँ पे तो चौथी वेव आने का भी आशंका है, वहाँ पे चौथा वेरिएंट आने वाला है। तो हमें अभी से ही तीसरी वेव की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने देखा है दूसरी वेव में जो हालत हुई है, ऑक्सीजन कहीं नहीं थी, पूरे देश में लोग ऑक्सीजन की कमी से इतने मरे हैं। तो अगर हम अभी से तीसरी वेव की तैयारी करेंगे तो हम बहुत से लोगों को बचा पाएंगे। धन्यवाद। ये कब से अपना काम चल रहा है? टीम ये हमारा पिछले 2 महीने से चल रहा है। तब से हम तो इसमें अब तक क्या क्या काम रहे 2 महीने में? काम ये है कि हमने सबसे पहले तो हमने एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया। हमारे प्लेटफॉर्म था keto.com, जो कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। और उसमें से हमने सबसे अपना जो भी हमारे ये कैंपेन है हमने सबको फॉरवर्ड किया। सब ने अपने फ़ंड इसमें हमें दिए हैं। किसी ने 10,000 दिए हैं, किसी ने 5,000 दिए हैं, किसी ने 300 रुपये भी दिए हैं, किसी ने 30,000 भी दिए हैं। तो हम करनाल के जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सब ने अपना पैसे दिए हैं और उससे हमने कॉन्सेंट्रेटर खरीदे हैं। और अब आप जैसे कि देखिए करनाल में तो कमी नहीं है। कल्पना चावला में एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगा है, लेकिन जो छोटे छोटे CHC हैं, PHC हैं, वहाँ पे कमी है कॉन्सेंट्रेटर की। तो हमारा मेन एम यही है कि हम वहाँ पे जाके डोनेट करें। इस काम की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली, प्रेरणा? इस काम की इंस्पिरेशन मैं सिर्फ एक बंदे को नहीं, बहुत सी ऐसी NGOs को देना चाहूँगी। दिल्ली है, हरियाणा है, और हमारे जो श्री दीपेंद्र हुड्डा जी हैं उनसे भी बातचीत करके हमने ये डिसाइड किया कि हम कॉन्सेंट्रेटर देंगे, क्योंकि हमारा भी इस देश के नागरिक होने की वजह से हमारे लिए एक कर्तव्य है, एक कॉमन मैन होकर भी हमारा कर्तव्य है कि हम बचाने की कोशिश करें, जितने भी लोगों को हम बचा सकें। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि आज 10 कॉन्सेंट्रेटर जो हैं वो दिए जाएंगे। असंध में ये दिए जाएंगे, साथ ही साथ बला में ये दिए जाएंगे, इंदरी में ये दिए जाएंगे, निसिंग में ये दिए जाएंगे। और आप देख सकते हैं 10 कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो CHC हैं वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे। टीम दीपेंद्र जो है, दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद, वो इस में पूरे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से यहाँ पर फिलहाल स्थिति बनी हुई है वो ये है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जो मात्रा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरें करनाल के अंदर आज 10 कॉन्सेंट्रेटर दिए जा रहे हैं। हर जिले में जो है कांग्रेस और जो टीम दीपेंद्र है, दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद हैं, उनकी टीम कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अब तक 11 जिलों के अंदर इस टीम ने काम किया है, वहां तक कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाए हैं। और आज भी करनाल के अलग अलग CHC में, चाहे वो घरोंडा CHC हो या निसिंग CHC हो, इंद्री CHC हो, असम CHC हो, बला CHC हो, वहां पर 10 कॉन्सेंट्रेटर दिए जाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो आम लोगों को मिलेगा और CHC में ये पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार तमाम मुद्दों पर कुलदीप शर्मा जो पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं, कांग्रेस नेता हैं, उनसे सवाल किए गए। उन्होंने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री के पास इसलिए जाते हैं उन्हें बताने के लिए कि हरियाणा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हरियाणा की क्या स्थिति है ये आम जनता जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी आंख ना खुल जाए, इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, ऐसा उनका ये कहना है। और साथ ही साथ जो वार और पलटवार चल रहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल के बीच वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि 2 लाख वैक्सीन एक साथ लगा दी गई दिल्ली के अंदर। उसमें अरविंद केजरीवाल का कहना था कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जिन लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए उन तक वैक्सीन पहुंच सके, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना था कि 40 से 50 हजार वैक्सीन करके लगाएं ताकि वैक्सीन बची रहे और 4 से 5 दिन तक वैक्सीन चल सके। लेकिन इस पर जब कुलदीप शर्मा पूर्व विधानसभा स्पीकर से सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि नो मीडिया एडवाइजर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रखे हैं, ऐसे में उनसे एडवाइस लेकर टीवी पर क्या बोलना है ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को समझना होगा। फिलहाल कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी का क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।